स्किल कैपिटल मॉडल स्पॉन्सर। आज हम विषय सामाजिक विज्ञान से चैप्टर फर्स्ट भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन का पार्ट 1 अध्ययन करेंगे, जिसमें हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा उसमें क्रिस्टोफर कोलंबस, दूसरा वास्को द गामा, तीसरा डच प्रजा, नेक्स्ट भारत पर अंग्रेजों की नज़र एंड नेक्स्ट फ्रांसीसी। तो इन सारे टॉपिक्स पर आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। ओके, तो हम देखते हैं अपना चैप्टर भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन, यानी कि जो यूरोपीय लोग थे उन लोगों का भारत में कैसे आगमन हुआ, वो लोग भारत में कैसे आए और आ करके यहाँ पर किस तरह से सेट हुए। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि वर्षों पहले हमारा देश संसार में अग्रिम पंक्ति पर था। संसार में हमारे देश का महत्वपूर्ण स्थान था। देश विदेश के लोग हमारी संस्कृति और समृद्धि से प्रभावित हो रहे थे। संसार के बहुत से लोग हमारे देश में व्यापार करने और धन कमाने के लिए आते थे। बच्चों की जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। सोने की चिड़िया क्यों बोली जाती थी? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धन दौलत है, बहुत संपदा थी। इसलिए जो भी विदेशी थे, जो बाहरी लोग से थे, वो सब लोग यहाँ पर आकर के अपना व्यापार करना चाहते थे, यहाँ से धन कमाना चाहते थे। जबकि इससे पहले भी स्थल मार्ग से यहाँ विदेशी व्यापारी वायव्य सीमा से आते और व्यापार करते थे। जैसा कि हम हमारे चैप्टर में जो दिखाया गया उसके अनुसार अभी से पहले भी स्थल मार्ग यानी कि जो हम थल मार्ग, जो रोड सड़क, इससे जो हम यातायात करते हैं, तो यहाँ पर विदेशी व्यापारी जो थे बाहरी सीमा से अपना आवागमन करते रहते थे। स्थल मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार करते थे, परंतु तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, जिससे परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार रुक गया। अब देखो, सड़क के द्वारा यानी कि लैंड रूट के थ्रू जो था, थल मार्ग के द्वारा पहले भी व्यापार होता था, लेकिन स्थल मार्ग से अरब देश के व्यापारी वर्षों से व्यापार कर रहे थे। बहुत दिनों से अरब देश वाले स्थल मार्ग से अपना व्यापार करते थे। लेकिन तुर्कों ने क्या किया, जो वो एरिया उनका था, जो जहाँ से उनका मेन मार्ग खुलता था, जहाँ से उनका व्यापार चलता था, कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको तुर्कों ने जीत लिया। और वहाँ से क्या हुआ, जिससे परिस्थिति में परिवर्तन आ जाने के कारण स्थल मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार हो गया। अब परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आ गया, तुर्कों ने जब वो क्षेत्र जीत लिया तो उन्होंने क्या किया कि थल मार्ग जो था, स्थल मार्ग अरबियों के लिए उन्होंने रोक दिया, अब आना जाना बंद कर दिया। इस तरह से परिवर्तन जो है उसमें बदलाव आ गया और उनका जो स्थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था वो सब रुक गया, जिसके कारण यूरोपियन देशों में भारत की चीज वस्तुएं जैसे कि रेशम, सूती कपड़ा, मलमल, मिर्च मसाला, तेजपत्ता आदि की मांग बढ़ गई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनका जो है मतलब भारत देश से बहुत सारे वस्तुएं थी, रेशम, सूती कपड़ा, मलमल का कपड़ा होता था, मिर्च मसाला, तेजपत्ता, ये सब मतलब डिमांड उनका बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ पे व्यापार हो रहा था उनका, तो इन सारी चीज़ों की उनकी आदत बन गई थी। इस परिस्थिति का लाभ लेने के लिए यूरोप के अधिकांश देशों में भारत पहुंचने के लिए जल मार्ग को खोजने की योजना बनाना प्रारंभ कर दिया। तो अब क्योंकि भारत की इन चीज़ों का उनका आदत पड़ गया था, तो वो इन सारी चीज़ों के बिना नहीं रह सकते थे। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, अब उनको यहाँ से कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही था। दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए अब उनको स्थल मार्ग हो चुका था, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो अब जल मार्ग के द्वारा भारत आने का अपना व्यापार करने का रास्ता ढूंढे। तो इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ नक्शे में दिखाया गया है इस तरह से वो जल मार्ग से कैसे 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 हो करके भारत आए थे। पुर्तगाल, लिस्बन, जिनेवा, वेनिस, इस्तांबुल, तुर्किस्तान, कॉन्स्टेंटिनोपल, जहाँ पर तुर्कों ने उनका रास्ता रोका था, अलेक्जेंड्रिया, बगदाद, ईरान, इराक, अरब, भारत, कालीकट, कोची, मोजाम्बिक, ये सारी जगह जहाँ से आकर के यहाँ पर ऐसे इनका रूट देख रहे हैं हम लोग, ये वाले कैसे कैसे सी रूट से अपना यहाँ से जा कर के फिर कैसे भारत पहुँच के वहाँ पर करते थे अपना व्यापार।
इधर वाले हम देखते हैं कि इस तरह से ऐसे जलीय रास्ता जो था इनका समुद्रों द्वारा जो रास्ता बनाते थे वो यहाँ पे आके व्यापार करते थे। फिर इधर मोजाम्बिक जो थे, केप ऑफ गुड होप जो थे, वो लोग विदेशी जो थे इधर से आकर के अपना रास्ता यहाँ से करके इस तरह से वो लोग अपना व्यापार जलीय मार्ग द्वारा भारत से करना चालू करते। लेकिन ये रास्ता किस तरह से ढूंढा गया, किसने ढूंढा, कैसे, उसको हम देखते हैं। समय बीतने के साथ ही यूरोप के अन्य देशों के साहसी नाविकों ने भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने की शुरुआत की। अब जैसे जैसे समय बीतता गया उनको ये चीज़ एहसास होता गया कि हमको यहाँ का रास्ता मतलब व्यापार करना ही कैसे भी करना है, तो हमको जलीय मार्ग ढूंढना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे वो लोग ढूंढना शुरू कर दिए। तो जिसमें सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम आता है। भारत आने वाले जल मार्ग को खोजने का बड़ा बीड़ा उठाने वाले अनेक साहसिकों में से एक इटली के रहने वाले प्रसिद्ध कोलंबस थे। तो जितने लोगों ने वहाँ भारत आकर के भारत का जलीय मार्ग ढूंढने का जो रास्ता अपनाया था, जो बीड़ा उठाया था कि हम वहाँ से मार्ग ढूंढ सकते हैं, तो उनमें से एक बहुत ही साहसिक था, बहुत मतलब साहसिक लोगों ने किया था, ये शुरुआत किया था। लेकिन उनमें से एक बहुत ही साहसिक इटली के रहने वाले, उनका नाम क्या था, क्रिस्टोफर कोलंबस था। उनका मानना था कि पूर्व में जाने के लिए पश्चिम दिशा से भी जाया जा सकता है। उन ये सोचते थे, उनका मतलब उनका विचार था कि अगर हमको पूर्व में जाना है तो हम पश्चिम दिशा से भी होकर के पूर्व में जा सकते हैं। ऐसा क्यों विचार किया होगा, इस पर विचार करें। कोलंबस ईस्वी सन 1942 में भारत आने के लिए निकला, परंतु वह आकस्मिक रूप से अमेरिका जा पहुंचा। जब तक जीवित था तब तक वह स्वयं को हिंदुस्तान को खोजने वाला मानता रहा। अब वो ढूंढने तो निकला था 1942 में भारत को, लेकिन दुर्भाग्यवश मान लीजिए एक ऐसे अचानक से मतलब आकस्मिक रूप से वो कहाँ पहुँच गया, अमेरिका जाके पहुँच गया। लेकिन जब तक वो जीवित था उसके दिमाग में यही बात रहा कि मैं भारत को ढूंढने निकला हूँ, मैं भारत को ढूंढ लूँगा। आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन और उनके किनारे के टापुओं को वेस्ट इंडीज कहा जाता है। आज भी अमेरिका के जो मूल निवासी, जो वहाँ के रहने वाले, वहाँ के पैदाइशी लोग जो है, उनको क्या कहते हैं, रेड इंडियन, और उनके किनारे के जो टापू हैं उन सबको वेस्ट इंडीज कहा जाता है। अब दूसरा हमारा आता है जो ढूंढने के लिए भारत का रास्ता ढूंढने के लिए निकला था, वास्को द गामा। भारत आने वाले जलमार्ग को खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी वास्को द गामा था। उसका जहाज अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे मलिंदी पहुंचकर हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ मोहम्मद इब्न मजी नामक खलासी की मदद से 22 मई सन 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचा। फिर देखो कौन था वास्को द गामा, खोजने में सफलता प्राप्त करने वाला पुर्तगाल देश का निवासी था। वास्को द गामा कौन था, पुर्तगाल देश का निवासी था। वह जहाज से, उसका जहाज अफ्रीका के दक्षिण केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका का एक प्लेस है साउथ में जिसको कि केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, वहाँ से होकर अफ्रीका के पूर्वी किनारे ईस्टर्न साइड पर जाकर के मालिंदी पहुँचता है। हिंद महासागर में आगे चलकर हिंद महासागर से गुजरता हुआ, यानी कि आगे बढ़ता हुआ वो हिंद महासागर में जाता है। फिर वहाँ हिंद महासागर से होके गुजरता हुआ वह फिर कहाँ जाते हैं, मोहम्मद इब्न मजी नामक खलासी की मदद से, किसकी हेल्प से, मोहम्मद इब्न मजी नामक खलासी की मदद से 22 मई सन 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचता है। आखिरकार वो भारत पहुंच जाता है, कालीकट बंदरगाह भारत में। उस समय कालीकट के राजा जमोरिन थे। कालीकट के राजा कौन थे उस समय, जमोरिन थे। जमोरिन राजा ने पुर्तगालियों को व्यापार करने की छूट दे दी। तो जमोरिन से उन लोगों ने परमिशन ले लिया, पुर्तगालियों ने, कि वो भारत से अपना व्यापार कर सकते थे। ईस्वी सन 1502 में पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए कालीकट में कोठी की स्थापना की। तो ईस्वी सन 1502 में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार करने के लिए कालीकट में एक कोठी की स्थापना की, मतलब एक बिल्डिंग, एक कोठी की स्थापना की। उसके चारों तरफ किला बनाकर अल्बुकर्क नामक एक सेनापति उसका रक्षक नियुक्त किया। तो जो उन्होंने कोठी बनाई थी उसके चारों तरफ उन्होंने किला
किला का निर्माण किया, जिसका जो था सेनापति किसको बनाया, निरीक्षक के रूप में, रक्षक के रूप में अल-बुकर्क को सेनापति के रूप में नियुक्त किया। अल-बुकर्क उत्तर दिशा में आगे बढ़कर ईस्वी सन 1506 में गोवा जीत लिया। अभी देखो अल-बुकर्क जो सेनापति था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और 1502 में उनका कोठी बना था, 1506 में उसने गोवा को जीत लिया। 100 वर्षों में पुर्तगालियों ने मैंगलोर, कोचीन, लंका, दीव, गोवा और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस तरह से हमको पता चलता है कि पुर्तगालियों ने भारत में कितने साल तक व्यापार किया था, 100 वर्षों तक किया था और इतने दिनों में उन्होंने गोवा, मंगलोर, कोचीन, लंका, दीव और मुंबई के टापू पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पुर्तगाली शासन का अंत। तो हमारा पुर्तगाली शासन का अंत कैसे होता है उसमें हम देखते हैं, यहाँ पर एक टॉपिक हमारा छूट गया है, पुर्तगाली शासन का अंत। शासन का अंत कैसे होता है? अभी हमने देखा कि पुर्तगालियों ने भारत में 100 वर्षों तक शासन किया था। पुर्तगालियों ने भारत में कितने साल तक किया था? पूरे 100 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन 100 वर्षों के बाद उनके शासन का अंत किस तरह से होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखते हैं। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगालियों का व्यापार बंगाल की तरफ बढ़ने लगा और इस समय मुगल बादशाह शाहजहां दिल्ली की गद्दी पर था। अभी देखो पुर्तगालियों का शासन कहाँ बढ़ रहा था? बंगाल की तरफ बढ़ रहा था और दिल्ली में किसका शासन था? मुगल बादशाह शाहजहां का शासन था। बंगाल में उसके अधिकारियों ने पुर्तगालियों के दुर्व्यवहारों की शिकायत शाहजहां से की। तो बंगाल में जो मुगल शासक शाहजहां के जो वहाँ उनके मंत्री थे, जो उनके अधिकारी थे, उनके साथ पुर्तगालियों ने बहुत दुर्व्यवहार किया था, बहुत मिसबिहेव किया, जिसकी शिकायत उन लोगों ने किससे की? दिल्ली में मुगल सम्राट शाहजहां से। परिणाम स्वरूप शाहजहां के आदेश से पुर्तगालियों को हुगली की कोठी को तोड़ दिया गया और उनके जहाजी बेड़ों को जला दिया गया, जिसकी वजह से शाहजहां ने उन अधिकारी को आदेश दिया कि पुर्तगालियों का जो मतलब हुगली में जो कोठी बना हुआ है उसको तोड़ दो और उनका जो है जहाजी बेड़े जो है बंदरगाह जो बनाया है उसको जला दो। तो फिर उन लोगों ने ऐसा ही किया। बंगाल में जो उनकी कोठी बनी थी उसको, हुगली में मतलब कोठी बनी थी उसको तोड़ दिया और जहाजी जितने बेड़े थे उनके पोर्ट जो थे बंदरगाह उसको भी जला दिया। इस तरह से पुर्तगाली शासन का अंत हुआ और पुर्तगालियों का शासन केवल दीव, दमन और गोवा तक ही सीमित हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक डच प्रजा। किस तरह से पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आकर रहते हैं। पुर्तगालियों के आगमन के बाद 100 वर्ष तक लगभग 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड जो है उसको पहले हॉलैंड बोलते थे, के निवासी डच लोग व्यापार करने के लिए आए। तो पुर्तगाली जब आए तो उसके 100 साल बाद, यानी पुर्तगालियों ने शासन किया था 100 साल बाद, 100 साल के बाद उनका नष्ट हुआ था मतलब उनका शासन। उसके बाद 16वीं शताब्दी के अंत में हॉलैंड यानी कि अभी वर्तमान में जो नीदरलैंड है वहाँ के निवासी, जिसको कि डच कहा जाता है, वो लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए। सर्वप्रथम पुलिकट और मद्रास, वर्तमान जो कि चेन्नई है, मद्रास जो कि वर्तमान में अभी हम उसको किस नाम से जानते हैं? चेन्नई के नाम से जानते हैं, में इन्होंने कोठियाँ स्थापित की। ईस्वी सन 1663 में आगरा में भी इन्होंने कोठी स्थापित की। तो सबसे पहले इन्होंने पुलिकट और चेन्नई में यानी कि मद्रास में अपनी कोठी स्थापित की और ईस्वी सन 1663 में इन्होंने आगरा में भी अपनी कोठी स्थापित कर लिया। उसी समय अंग्रेज भी भारत में आए। डच अंग्रेजों के सामने स्पर्धा में टिक नहीं सके। अब अंग्रेज और डचों दोनों में कंपटीशन चालू हो गया, तो जिसमें अंग्रेज के सामने डच नहीं टिक पाए। उसके बाद आता है भारत पर अंग्रेजों की नज़र। ईस्वी सन 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत के व्यापार करने, धन कमाने की इच्छा रखने वाले व्यापारियों की यह कंपनी थी। अब देखो ईस्वी सन 1600 में जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, उस समय ब्रिटिश में ही इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर ली। अब ब्रिटिश में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी उसका उद्देश्य ही था कि भारत के साथ इनका व्यापार करना और वहाँ से धन कमाना है। अब इसी इच्छा के साथ ईस्वी सन 1608 में पहला अंग्रेजी जहाजी बेड़ा भारत के सूरत
पंजाब में पहुंचा, यानी कि अंग्रेजों का जो पहला मतलब जहाजी बेड़ा था वो कहाँ पहुंचा? सूरत में, भारत के सूरत में आया। भारत की धरती पर पैर रखने वाले प्रथम अंग्रेज हॉकिंस इस जहाजी बेड़े के कप्तान थे। तो जो ये शिप आया था भारत में इंग्लैंड की तरफ से, उसका फर्स्ट जो मतलब अंग्रेज जो था भारत आने वाला जो था कप्तान, कौन सा था? हॉकिंस था। वह जहांगीर से मिला परंतु अनुमति प्राप्ति नहीं हुई। तो शाहजहां से जाकर के जहांगीर से जाकर के हॉकिंस मिलता है, लेकिन जहांगीर जो है इसको व्यापार करने का परमिशन नहीं देता है। उसके बाद आने वाले सर थॉमस रो ने जहांगीर से मिल सूरत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अब हॉकिंस के बाद फिर दूसरा अंग्रेज आते हैं यहाँ पे, जिनका नाम होता है सर थॉमस। उन्होंने जहांगीर से मिला और सूरत में व्यापार करने की बातचीत करके वहाँ से उसकी अनुमति प्राप्त कर ली। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां बैठा। जहांगीर के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? शाहजहां बैठा। शाहजहां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अभी देखो, जहांगीर ने केवल सूरत में अनुमति दी थी, लेकिन शाहजहां आने के बाद उसने क्या किया? बंगाल में भी अंग्रेजों को शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने फ्रेंच डच इंडिया नामक कंपनी सन 1664 में स्थापित की। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में। फ्रांसीसी ने सूरत, मछलीपट्टनम और पांडिचेरी में कोठियों की स्थापना की। फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी डुप्ले था, जिसे भारत में यूरोपियन शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई। तो इस तरह से जो था फ्रांसीसी लोग कहाँ पर इस्टेब्लिश किए अपना सूरत में, मछलीपट्टनम में, पांडिचेरी में इन लोगों ने अपनी कोठियों की स्थापना की। फ्रेंचों की कंपनी का बड़ा अधिकारी कौन था? डुप्ले था, जिसे भारत में यूरोपियन शासन के विस्तार करने की इच्छा हुई। अब डुप्ले भी जिस तरह से अंग्रेज चाहते थे भारत में अपना व्यापार विस्तृत करना चाहते थे, उसी तरह से मतलब फ्रेंच जो था शासक, एक डुप्ले नाम का फ्रेंच अधिकारी था, उसका भी इच्छा था कि वो भारत में विस्तार करे, अपना मतलब विस्तृत करे, अपना व्यापार फैलाए। इस तरह से यूरोपियन प्रजा में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों शक्तिशाली कंपनियां एक दूसरे की स्पर्धा किया करती थी। आप देखो, उसी टाइम पे दोनों थे भारत में व्यापार करने के लिए, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आप दोनों में कंपटीशन जो है वो होते रहता था। उनमें बहुत संघर्ष और लड़ाइयाँ हुई, जिसमें अंत में अंग्रेज सफल हुए। अब दोनों के बीच कॉम्पिटिशन के दौरान बहुत ज़्यादा युद्ध भी हुए, लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन उसमें जीता किसने? अंग्रेजों ने जीता। परंतु फ्रांसीसियों के पास अंत में केवल पांडिचेरी, माहे, चंद्रनगर आदि केंद्र ही बचे। बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार। ईस्वी सन 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की। अब हम देखते हैं किस तरह से बंगाल में अंग्रेजों ने अपना व्यापार। इसके बाद देखते हैं कि फ्रेंच और अंग्रेज दोनों में कॉम्पिटिशन के बाद अंग्रेज जो है वो विजिट करते हैं और अंग्रेज जीतते हैं, फ्रेंच मतलब संकुचित मात्रा में हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा पार्ट 1 जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन पार्ट 1। बाकी का डिस्कस हम पार्ट 2 में करेंगे। उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो है आज के आपके होमवर्क के रूप में आपको क्या करना है? होमवर्क में जो आज का टॉपिक हुआ है आपका, ये जितने भी टॉपिक्स आज के आपके क्लियर हुए, उस टॉपिक से आपको 15 क्वेश्चन आंसर जो है 15 क्वेश्चन आंसर 1 सेंटेंस के, केवल एक वाक्य के प्रश्न उत्तर जो है, छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, आपको खुद से वो सारे क्वेश्चन निकालने हैं। 15 क्वेश्चन आज के टॉपिक से, जितना आज टॉपिक क्लियर हुआ इस वीडियो में, वहाँ से 15 क्वेश्चन आपको निकाल के उसके आंसर भी खुद से आपको राइट डाउन करने हैं, उसके बाद उसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।